दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप आपका अपने YouTube चैनल संकल्प विद संदीप में पुनः एक बार स्वागत करता हूं। आपको जानकारी हो ही चुकी होगी कि उत्तर प्रदेश पुलिस की एक बहुत बड़ी वैकेंसी, जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी सिद्ध होगी उत्तर प्रदेश के यूपीपी में पुलिस विभाग में। दोस्तों कमर कस लीजिए, आपको 2 महीने ज्यादा से ज्यादा समय मिलेगा। हालांकि जो डेट 11 फरवरी मिला है, यह डेट जरूर परिवर्तित होने की संभावना है। एक हफ्ते आगे या पीछे इसका संभावना बन सकती है, लेकिन आपको 11 फरवरी को देखकर अपने एग्जाम की तैयारी करनी है मित्रों। दोस्तों आइए हम लोग सिलेबस, योग्यता, उम्र सीमा और इसकी क्या क्या खूबियां, इसके सिलेबस के बारे में बहुत संक्षिप्त में हम देखेंगे और इसकी तैयारी कैसे करनी है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों समय ज्यादा न गवाते हुए हम देखते हैं विज्ञप्ति संख्या क्या है। विज्ञप्ति संख्या जो है आपका यही है कि PRPB 150/2023 दिनांक 23 दिसंबर 2023 है। अगर इसमें बात करें तो पदों पर बैंड 5200 से 2020-200 यानी कि 20,200 ग्रेड पे 2000 नए वेतनमान में मैट्रिक रूप से 2170 रुपए के अंतर्गत निम्नलिखित पदों पर ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन कैसे होंगे? ऑनलाइन। आइए आवेदन के बारे में डायरेक्ट हम लोग चलते हैं। क्या क्या है? अनारक्षित। अनारक्षित का मतलब आप समझते हैं सामान्य वर्ग। सामान्य वर्ग के लिए कितनी सीटें हैं? तो आपका 24,102 सीटें। ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024 पद। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए सीटों की संख्या कितनी है? 16,264। और अनुसूचित जाति के लिए कितनी है? एससी के लिए कितनी है? तो 12,650 पद है। और एसटी के लिए कितनी है? 12,004। कुल पदों की संख्या 60,244 है। भारतीय इतिहास में अगर यूपीपी में देखा जाए तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी होने वाली है। आइए दोस्तों इसके बारे में और जानकारी लेते हैं बहुत ज्यादा समय न गवाते हुए। तो विवरण इसका देखते हैं। शुल्क कब, ऑनलाइन आवेदन कब से प्रारंभ होगा? तो इसका ऑनलाइन आवेदन 27 दिसंबर से आपका ऑनलाइन फॉर्म शुरू होगा। और कब तक फॉर्म जमा होने की अंतिम तिथि है? 16 जनवरी 2024 तक। और कुल समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की तिथि भी इन्होंने दे रखा है 18/1/2024। और भर्ती शुल्क का जो है वो कितना रुपया है? 400 रुपए शुल्क निर्धारित किए गए हैं। 400 रुपए। आइए अहर्ता क्या है? तो अहर्ता के बारे में बहुत ज्यादा इसमें हम लोग समय नहीं गवाएंगे। भारत का नागरिक हो, भारत में ये सब अस्थायी निवासी हो। और हाँ दोस्तों, आप लोग अपना जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र जरूर बनवा लीजिए और नया बनवा लीजिए, जल्द से जल्द बनवा लीजिए। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। इसमें शैक्षिक अहर्ता, यही हम लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। शैक्षिक अहर्ता क्या क्या है इसमें? ठीक है, तो आइए देखते हैं। अधिमान कहां कहां मिलेगा भैया? तो जो डोएक है, डोएक या NIELT कंप्यूटर में जो ओ लेवल स्तर है उसको मिलेगा। प्रादेशिक सेना में जो न्यूनतम 2 वर्षों की अवधि तक सेवा की हो उसको मिलेगा। या राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण प्राप्त हो उसे भी अधिमान में छूट दी जाएगी। आयु की बात करें तो दोस्तों आयु में कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। हालांकि काफी दिनों बाद ये वैकेंसी आ रही है। एज रिलैक्सेशन सरकार को देना चाहिए था। बहुत से बच्चे आज तैयारी कर रहे थे जो ओवर एज हो गए हैं। सरकार को इस पर विचार पुनः करना चाहिए और एज रिलैक्सेशन देना चाहिए। तो एज रिलैक्सेशन की बात हम लोग करते हैं। तो क्या है कि 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। कब? 1 जुलाई 2023 को वो क्या हो गया हो? 18 वर्ष की उम्र उसकी हो गई हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 यानी जिसका जन्म 2 जुलाई 2001 से लेकर से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं हो। कितने तक? 1 जुलाई 2005
5 के बाद वाले अगर जो भी जिनका डेट ऑफ बर्थ है वो इस फॉर्म को भरने के लिए सक्षम नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो उनके लिए भी 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, ये चीज ध्यान रखना। इनके लिए एज में थोड़ी सी छूट है कि आप 25 वर्ष न हो, और पुरुषों में एज कितनी है, मैक्सिमम एज 22 वर्ष है। ठीक, अर्थात इनका जन्म 2 जुलाई 1998 से पूर्व हो तथा 1 जुलाई 2005 के बाद न हो, यह इसमें निर्धारित किया गया है। परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसे अन्य श्रेणी अभ्यर्थियों को केवल उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी हैं, ध्यान रखिएगा, केवल जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, अधिकतम आयु सीमा में छूट का प्रावधान मान्य होगा, जो छूट उनको मिलता रहा है पहले से। तो आइए आगे देखते हैं। हाँ, ये क्या होगा भैया, इसमें लिखित परीक्षा होगी। परीक्षा कैसी होगी इसकी, लिखित परीक्षा होगी। और कितने अंक का ये परीक्षा होगा, तो ये परीक्षा 300 अंकों की होगी, जिसकी समयावधि कितनी होगी, 2 घंटे की होगी। 300 अंकों का होगा, 2 घंटों का होगा। इसमें कुल 4 विषय होंगे। कौन कौन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता मतलब गणित, और मानसिक अभिरुचि एवं बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता यानी रीजनिंग। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक भी दिए जाएंगे, और यह ऋणात्मक अंक कितना होगा, ध्यान रखिएगा, 1/4 होना है। कितना होना है, 1/4 होना है। ठीक है, लिखित परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, तो कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। एक प्रश्न जो है 2 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा। ऋणात्मक अंक 0.5, 0.5 है तो 0.5 मतलब 1/4 अंक प्रदान किए जाएंगे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, यह परीक्षा किस आधार पर होगी, OMR बेस्ड होगी, और यह परीक्षा 1 से अधिक पालियों में अथवा 1 से अधिक दिनांकों के पालियों में होने की स्थिति रहेगी। क्योंकि दोस्तों इसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि 20 लाख प्लस बच्चे इसमें शामिल होने की संभावना है। 20 लाख बच्चे शामिल होने हैं। हालांकि बच्चों आपको भीड़ से नहीं डरना है, इसमें 90% जो लोग होते हैं वो भेड़ होते हैं, भीड़ से नहीं डरना है। आप एक जज्बा, एक जुनून लेकर आइए और जबरदस्त तैयारी करिए। हम आपके साथ हैं। हिंदी का पूरा कोर्स हम फ्री में आपको करवाएंगे, यूपीपी का, प्लस जीके जीएस के भी इंपॉर्टेंट बिंदुओं को कराएंगे जो आपके परीक्षा में आने तय हैं, फिक्स हैं। चलिए आइए दोस्तों आगे देखते हैं इसमें। जी, ऊंचाई यानी कि हाइट के बारे में देख लें तो सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितनी है, 168 सेंटीमीटर। 168 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई होनी चाहिए, यानी लंबाई होनी चाहिए। यह बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, जो अनुसूचित यानी एसटी वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर ही चाहिए। अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप जो है वो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने पर कम से कम वो कितना होना चाहिए, फूलने पर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित, अब यहाँ पे सामान्य अन्य पिछड़े का है और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए है। अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर है बिना फुलाए, और कम से कम फुलाए पर कितना होना चाहिए, 82। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य होना चाहिए, कि आप जब फुलाएं तो 5 सेंटीमीटर से ज्यादा न हो, कि आप पता चल 6-7 सेंटीमीटर फुला दिए, ऐसा नहीं, 5 सेंटीमीटर ही आपका जितना दिए उसके बाद वो देखेंगे फुलाने पर। ठीक,
अगर बात करें हम इसमें महिला अभ्यर्थियों की, तो महिला अभ्यर्थियों में जो सामान्य और अन्य पिछड़े तथा अनुसूचित जाति की महिला अभ्यर्थी हैं, उनकी न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर रखी गई है। 152 सेंटीमीटर इनकी ऊंचाई रखी गई है, ठीक। लेकिन अनुसूचित जनजाति यानी एसटी महिलाओं की बात करें तो इनकी ऊंचाई 142 सेंटीमीटर है, यह ध्यान रखना है। और महिलाओं का जो वजन की बात करें तो कम से कम इनका वजन कितना होना चाहिए, 40 केजी इनका वजन होना चाहिए, ठीक दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। आरक्षण में छूट और आयु सीमा में छूट की जो बात है वो क्षैतिज एवं लंबवत आरक्षण होगा। केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को आरक्षण में छूट होगा। जो भी यहाँ की सरकार जो भी आपके लिए छूट दी जाती है पहले से, ठीक, उसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, आपको बहुत परेशान इसमें नहीं होना है। आइए आगे चलते हैं। इसमें इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका क्या क्या सिलेबस है। इसके सिलेबस को आज देख लेते हैं दोस्तों। ये आपके जीवन की एक बड़ी, बहुत ही बड़ी परीक्षा होने वाली है दोस्तों। आपको बता दें कि अच्छा, फोटो के बारे में देख लें, फोटो और हस्ताक्षर के बारे में हम देख लें। फोटो और हस्ताक्षर, आवेदन पत्र में अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त जब फोटो की बात हो, फोटो कैसी होनी चाहिए, रंगीन होनी चाहिए। लेकिन ध्यान रहे नहीं तो आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है। न्यूनतम 20 KB, अधिकतम 50 KB होना चाहिए। और हस्ताक्षर न्यूनतम 5 KB और अधिकतम 20 KB होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। अधिकतम न्यूनतम ये ध्यान देना है, फॉर्म भरवाते समय आप ध्यान देंगे। और फोटो की क्या साइज होनी चाहिए, तो फोटो की जो साइज है 35 मिमी यानी 1.4 इंच गुणे 45 मिमी यानी 175 इंच का होना चाहिए दोस्तों, ठीक। अब क्या कह रहा है कि चेहरे की छवि स्पष्ट दिखाई दे, चेहरे पर कोई चमक नहीं होनी चाहिए दोस्तों। नामांकन के लिए 6 महीने के भीतर का ही फोटो लिया गया हो। फोटो सफेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि वाला हो। यह बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों कि सादी होनी चाहिए, हल्के ग्रे रंग की पृष्ठभूमि जो है यानी बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड जो आपका है वो ग्रे कलर में होना चाहिए। फोटो तो रंगीन होगा, 6 महीने के अंदर का होना चाहिए और बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, ग्रे रंग का होना चाहिए। ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखाई दे, आपको ठुड्डी से शिखर तक साफ फोटो दिखाई दे। तटस्थ अभिव्यक्ति यानी मुंह बंद हो, आंखें खुली होनी चाहिए। चेहरे के दोनों किनारे के दोनों कान, ये दोनों कान जो है ना वो दिखना चाहिए, नहीं तो आपका कैंसिल हो सकता है। इसीलिए 2 दिन आपका 16 जनवरी के बाद 2 दिन उसमें करेक्शन का डेट रखा है, ठीक। कैमरे पर नजर सीधी हो, सेल्फी लेने और फोटो खिंचवाने में तो आप महारत हासिल है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है भाई, नजर तो हमारी रहेगी ही, ठीक। चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें साफ दिखनी चाहिए, ग्लास रंगीन नहीं होना चाहिए। जिन अभ्यर्थियों को चश्मा लगा हो वो उनके लिए कह रहा है। फोटो में टोपी, मफलर ये सब आपको कुछ भी नहीं करना है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम, लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, सामान्य ज्ञान में आपसे क्या क्या पूछे जाएंगे दोस्तों, तो सामान्य ज्ञान में सामान्य विज्ञान पूछे जाएंगे। अभी तक यूपीपी में विज्ञान के क्वेश्चन कम पूछे जाते थे, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन इस बार विज्ञान पे ध्यान देना है। प्राचीन इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल भी इसमें इन्होंने इंक्लूड कर रखा है। और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं और कुव्यवस्थाओं के बारे में भी उनसे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। इतना ही नहीं, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत एवं उसके पड़ोसी देशों से प्रश्न पूछे जाएंगे और भारत के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समसामयिकी विषय के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। संगठन कौन है, विमुद्रीकरण यानी इकोनॉमिक्स, उसका प्रभाव क्या है, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी, पुरस्कार एवं सम्मान, देश की राजधानी, मुद्राएं, दिवस, अनुसंधान,
खोज एवं पुस्तक एवं उनके लेखक, सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ये तो सामान्य ज्ञान का था। सामान्य हिंदी की बात करें तो सामान्य हिंदी में आपका ध्यान रखिएगा, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं यानी जितने भी 22 भाषाओं को मान्यता मिला है उन 22 भाषाओं के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। हिंदी व्याकरण, जब हिंदी व्याकरण नाम दे दिया तो समझ लीजिए संपूर्ण हिंदी आपका लगभग इसमें रहने वाला है। लेकिन फिर भी वर्णमाला, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, समरूपी यानी भिन्नार्थक शब्द, शुद्ध अशुद्ध वाक्यों के लिए शुद्ध करना, लिंग वचन कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार, अपठित गद्यांश भी होगा, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं होंगी और हिंदी भाषा में जो इतने भी पुरस्कार पूछे जाते हैं वो होगा। और छठवें पे इन्होंने कहा भैया कि मैं आपसे विविध भी पूछूंगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हिंदी, संपूर्ण हिंदी यूपीपी का मैं पढ़ाऊंगा, गारंटी के साथ पढ़ाऊंगा। आप लोग पर डे आपको लगभग, या हो सकता है किसी दिन मिस हो जाए, लेकिन हिंदी में कंप्लीट कराऊंगा आपको। आगे देखते हैं, संख्यात्मक या मानसिक योग्यता। अगर हम गणित की बात करें तो गणित में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम पूछा जाएगा, सिंप्लीफिकेशन पूछा जाएगा, सरलीकरण, दशमलव और भिन्न पूछा जाएगा, समापवर्तक पूछा जाएगा, रेशियो यानी अनुपात समानुपात पूछा जाएगा, परसेंटेज पूछा जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट पूछा जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आपका है, भागीदारी, औसत, कार्य समय और चाल समय है, समय और दूरी है, सारणी और ग्राफ भी आप में होगा, ये ध्यान रखने का है आपको। मेंसुरेशन भी है आपका, अंक गणित, संगणना एवं विश्लेषण यानी विविध, यानी कि लगभग मिसलेनियस रहेगा, यानी कि सब कुछ रहेगा इसमें, ये समझ लीजिएगा। मानसिक योग्यता की बात करें तो मानसिक योग्यता में तार्किक आरेख यानी वही सिंबल तो है, रिलेशनशिप है, संकेत संबंध विश्लेषण रहेगा, प्रत्यक्ष ज्ञान रहेगा, शब्द संरचना परीक्षण होगा, लेटर सीरीज होंगे इसमें आपके, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण और अंतर्निहित भावों का निश्चय और प्रभावी तर्क इसमें सम्मिलित होंगे। आगे देखते हैं ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपका रीजनिंग का जो सिलेबस है काफी लंबा है और सबसे ज्यादा प्रश्न आपके इसी सेक्शन से पूछे जाने वाले हैं ये लोग। ठीक, तो मानसिक अभिरुचि में आपका पूछ लिया जाएगा जनहित, निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण, है ना, एटीट्यूड से क्वेश्चन होगा, कानून एवं शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता, व्यवसायिक सूचना, पुलिस प्रणाली की व्यवस्था, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था आपसे पूछे जाएंगे, व्यवसाय के प्रति रुचि, आप मानसिक दृढ़ता आपकी देखी जाएगी और अल्पसंख्यकों को अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता और लैंगिक संवेदनशीलता से भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अगर बुद्धि लब्धि की बात करें तो बुद्धि लब्धि में आपके और भी जो चीजें हैं वो आपकी आ जाएंगी। इसमें क्या क्या है, संबंध व आंशिक समानता परीक्षण, असमान को चिन्हित करना सीरीज का है, श्रृंखला को पूरा करना है और लिपि और संकेत लिपो को समझना, दिशा ज्ञान परीक्षण, रक्त संबंध, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, समय क्रम परीक्षण, वेन आरेख और चार्ट, सदृश्य और गणितीय योग्यता के क्वेश्चन होंगे और क्रम में व्यवस्थित यानी अरेंजिंग ऑर्डर में होगा। ग भाग में आपका क्या होगा, तार्किक क्षमता में होगा समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण, निर्णय, निर्णायक क्षमता, दृश्य स्मृति, विभेदन क्षमता, पर्यवेक्षण, संबंध, अवधारणा, अंगगणितीय तर्क, ये सभी चीजें आपके होंगी। लगभग हम कह सकते हैं कि आपका पूरा सिलेबस रीजनिंग आपका पूरा आएगा दोस्तों। रीजनिंग में आपको कुछ छोड़ना नहीं है।
कुछ विशेष बातों को आपको ध्यान रखना है कि आप प्रतिदिन ये चारों जो सेक्शन है, हर सेक्शन को आपको पढ़ना है। आधा घंटा ही पढ़िए, सभी सेक्शन को पढ़ना है, किसी को छोड़ना नहीं है दोस्तों। और प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन आप करें। 100 क्वेश्चन बिना लगाए आपको नहीं सोना है दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो से यूपीपी के एक प्रॉपर तैयारी के साथ। जय हिंद।